हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पाठशाला विद अमित पर। पिछले वीडियो में मैंने बीएसएससी कार्यालय परिचारी का जो मेंस का एग्जाम हुआ था मई में, उसके मैथ के क्वेश्चन का सलूशन करवाया था। टोटल 30 क्वेश्चन थे, तो उसमें 1 से 15 तक टोटल 15 क्वेश्चन करवाए थे। इस वीडियो में 16 से लेकर 30 तक यानी टोटल 15 क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि आगामी किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के भी शेयर कीजिए जो भी तैयारी कर रहे हैं। और इसके पीडीएफ के लिए जो है ये जो पीडीएफ है इसका, वो आपको मेरे टेलीग्राम का चैनल जो है सक्सेस पाठशाला विद अमित, वहाँ पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कितना धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद 7,500 तथा 6 वर्ष के बाद 9,000 हो जाता है। ठीक है, तो कोई धनराशि है P जो 3 वर्ष में कितना हो जाता है 7,500, और शुरू से फिर 6 वर्ष यानी अगले 3 वर्ष में ये कितना हो जाता है 9,000। बात आ रही समझ में? शुरू से 6 वर्ष का मतलब क्या, अगले 3 के बाद 3 वर्ष। तो P से कुछ गुना होकर 3 साल में 7,500 हुआ, और फिर उतना ही गुना होके तो ये 9,000 हुआ, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है, सेम है। ये 3 साल का गैप है, तो आगे भी ये 3 साल का गैप है। मतलब P से K गुना होकर अगर ये 7,500 आया है, तो 7,500 का K गुना ही कितना होगा 9,000। यानी 7,500 में एक फैक्टर K से गुना हुआ और ये हो गया 9,000। तो अगर हमें K पता हो जाएगा तो P पता हो जाएगा। यानी 7,500 में K से गुना हुआ तो 9,000 हो गया। तो K का वैल्यू आ जाएगा 9,000 बटा 7,500। 15 पचे 75, 15 छक्का 90। यानी वो फैक्टर क्या है 3 साल का 6/5। 3 साल में कोई धनराशि जो है कितना गुना हो रही है 6/5 गुना। तो शुरू में P था, P का 6/5 गुना 3 साल में हुआ, तभी तो कितना बन गया 7,500 बन गया। तो 6 से 1, 6 दूना 12, 6 पचे 30, यानी P का वैल्यू 1250 गुना 5, 25, 125, 25, 625 और ये 0, यानी 6250, 6,250 रुपया मूलधन है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दो अलग अलग संख्याओं का एचसीएफ 15 है। यदि आप दोनों संख्याओं को 3 से गुना करते हैं तो दो नई संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है 15 और दोनों संख्या को आप 3 से गुना कर रहे हो। तो जब भी दो संख्याओं को आप किसी निश्चित संख्या से गुना करते हैं तो उसका एचसीएफ और एलसीएफ दोनों ही उतना ही गुना हो जाता है। तो यहाँ 3 से गुना कर रहे हैं दोनों संख्या को, तो एचसीएफ भी कितना गुना हो जाएगा 3 गुना, यानी 3 गुना 15 कितना हो जाएगा 45। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जैसे एक नंबर ले लीजिए 15 और 30। ठीक है, इसका एचसीएफ कितना है, इसका एचसीएफ 15 हो जाएगा। अब हम कहें इस दोनों को 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 से गुना करेंगे तो 15 3 45 और ये 90। आप कहेंगे इसका एचसीएफ बताइए, इसका एचसीएफ अब क्या होगा, तो 45 और 90 का एचसीएफ कॉमन 45 हो जाएगा, तो एचसीएफ क्या हो गया 45। तो देख रहे हैं कि पहले एचसीएफ 15 था, जब संख्या को 3 से गुना कर दिए दोनों संख्या को तो एचसीएफ 45, यानी एचसीएफ भी कितना गुना हो गया 3 गुना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दो संख्याओं में प्रत्येक को अगर के गुना कर दिया जाए तो उसका एचसीएफ और एलसीएम भी कितना गुना हो जाएगा, के गुना हो जाएगा। घी के मूल्य में 32% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि घी पर खर्च में केवल 10% की वृद्धि हुई। यदि मूल्य वृद्धि से पहले घी की खपत 10 किलोग्राम थी तो अब खपत कितनी है। घी में कितना वृद्धि हो गया मूल्य में 32%, और हमारा खर्चा हम चाह रहे हैं कि 10% ही बढ़े। तो क्या करना होगा, घी कम खरीदना होगा पहले से। तो कह रहा है कि पहले अगर 10 किलो खरीदते थे घी तो अब कितना खरीदना पड़ेगा। 100 रुपया पहले मान लीजिए 100 रुपया में कुछ घी लाते थे, अब उतना ही घी हमें मिलेगा कितना का 132 का। लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा खर्चा 110 ही हो, तो हमें घी कम खरीदना पड़ेगा। कितना का घी कम खरीदना पड़ेगा,
तो 132 का हमें उतना मिलता जो हम उतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हम 110 ही खर्च करेंगे, यानी 22 रुपया का घी हमें कम खरीदना पड़ेगा। कितना में? तो 132 में। ठीक है, अगर इसमें गुना 100% कर दे तो आपको परसेंटेज खपत में कमी मिल जाएगा, लेकिन परसेंटेज में आपसे पूछा नहीं है। अगर हम भाग में पूछे तो 22 छक्का 22 छक्का 132, यानी 1/6 भाग हमें कम खरीदना पड़ेगा। 1/6 भाग मतलब 6 केजी में 1 केजी कम खरीदना पड़ेगा। आपसे पूछ रहा है कि पहले 10 किलोग्राम खर्च था तो अब कितना होगा। तो पहले कमी निकाल लेते हैं कि 10 किलोग्राम में कितना कम करना पड़ेगा। तो 1/6 भाग, तो 10 का 1/6 कम कर देंगे, यानी 5/3 केजी अब हमें कम करना पड़ेगा। आपसे ये नहीं पूछ रहा है कितना कम करना पड़ेगा, अब कितना खपत हो रहा है ये पूछ रहा है। तो पहले 10 केजी था, उसमें से 5/3 केजी कम कर दिए, तो कितना हो जाएगा? 25/3 केजी, यानी 8.1/3 केजी। अब घी का खपत कितना करना पड़ेगा? 8.1/3 केजी। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से सबसे अधिक मान किसका होगा? √11 माइनस √7, √71 माइनस √67, √17 माइनस √13 और √83 माइनस √79। तो सब में अच्छा बात क्या है कि सबका जो गैप है, यानी 11 और 7 का गैप 4 का है, यहाँ 71 67 4 का 4 का 4 का। तो जब भी √a माइनस √b का फॉर्मेट दिया हो और सबका गैप बराबर हो, तो जो सबसे छोटा वाला होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। क्यों? इसमें अगर ऊपर और नीचे हम लोग √a प्लस √b से गुना कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ऊपर क्या हो जाएगा? √a का स्क्वायर a और √b का स्क्वायर b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, और नीचे √a प्लस b। यहाँ पे a माइनस b सबके लिए क्या है? 4 है। a माइनस b 11 7 का अंतर जो है वो 4 है सबके लिए, मतलब गैप सबका 4 है। तो ऊपर तो सबका फिक्स हो गया कि इस सबके ऊपर जो है 4, और इसके नीचे क्या हो जाएगा? √11 प्लस √7, इसके नीचे 4/√71 प्लस √67, इसके नीचे 4/√17 प्लस √13, और ये 4/√83 प्लस √79। ठीक है, तो ऊपर तो सबके 4 ही होगा। नीचे देखिए, नीचे क्या है? भिन्न में आपको पता है कि हर जितना छोटा भिन्न उतना बड़ा। तो जिसके नीचे यानी हर जो है जो छोटा होगा वो उतना बड़ा हो जाएगा। तो सबसे छोटा कौन है? √11 और √7, इसका जोड़ सबसे छोटा होगा, बाकी तो सबका जोड़ क्या होगा? बड़ा होगा। तो इसका मतलब सबसे बड़ा भिन्न जो आपका होगा वो 4/√11 प्लस √17 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा नंबर आपका √11 माइनस √7 हो जाएगा। अच्छा, इसमें सबसे छोटा पूछता तो सबसे छोटा कौन हो जाता है आपका? √83 माइनस √79। ठीक है, सबसे बड़ा √11 माइनस √7। नेक्स्ट है, यदि कोई निश्चित राशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 20 वर्ष के बाद स्वयं की 32 गुनी हो जाती है, तो वही राशि उसी दर से कितने समय के बाद स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी? P इंटू के फैक्टर का पावर कितना? 20, ये हो जाता है अपने का 32 गुना, यानी P का 32 गुना। P से P कैंसिल, K पे पावर 20 बराबर 32 का मतलब 2 पे पावर 5। हमें चाहिए 8, 8 का मतलब 2 पे पावर 3, तो इसको 2 पे पावर 3 बनाना है, तो 5 को उधर भेज दे, तो K पे पावर 20 और इधर आएगा तो ये 1/5, तो यहाँ बच जाएगा 2 पे पावर 1, 5 से कट गया ये 4 बार, यानी K पे पावर 4 बराबर 2। अब ये 2 हमको क्या चाहिए? 8 चाहिए, तो कितना करना होगा? Q, तो दोनों तरफ Q कर दे, तो K पे पावर 4 और इस पे पावर 3 बराबर 2 पे पावर 3, यानी K पे पावर 12 बराबर 8। P दोनों तरफ लगा दे तो K पे पावर P इंटू K पे पावर 12 बराबर 8P, यानी 8 गुना होने के लिए टाइम कितना लगेगा? 12 लगेगा। ठीक है, 12 लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 47,500 वोट मिले तथा वह अपने प्रतिद्वंदी से 5,000 वोटों के अंतर से हार गया। यदि इस चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार थे तथा कोई भी वोट अवैध घोषित नहीं हुआ, तो जीतने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त वोटों का प्रतिशत क्या है? तो हारने वाले को आया 47,500, ये हारने वाला है।
और जीतने वाला इससे 5000 वोट से जीत गया, यानी जीतने वाले को इससे 5000 ज्यादा आया, 47,500 प्लस 5000 52,500। और कह रहा है कि दोनों से केवल 2 ही प्रतिद्वंदी थे और एक भी वोट अवैध नहीं है, तो टोटल वोट कितना हो जाएगा 52 और ये 1 लाख ना, टोटल वोट हो गया 1 लाख। कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त वोटों का परसेंटेज, तो जीतने वाले को कितना आया है 52,500 कितना में 1 लाख में, और परसेंटेज बदलने के लिए 100, तो ये आपका 52.5% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। किसी वस्तु पर अंकित मूल्य 900 रुपए है, लेकिन एक खुदरा व्यापारी इसको 40% बट्टे पर खरीदकर 900 में बेच देता है। खुदरा व्यापारी का लाभ प्रतिशत 900 था अंकित मूल्य, उसमें उसने क्या किया 40% छूट पे खरीदा और 900 में ही बेच दिया, यानी 100 का चीज था वो खरीदा कितना में 60 में, और फिर कितना में बेच दिया 100 में ही बेच दिया। 900 से मतलब नहीं, आपसे परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है तो इस 900 से कोई लेना देना हमें नहीं है, हमें इस लेना देना 40% से। कि 100 अंकित मूल्य वाला चीज था, दुकानदार गया और उसको 40% बट्टा पे खरीद लिया, यानी कितना में खरीदा 60 रुपये में, और उसको बेच दिया उसी अंकित मूल्य पर यानी 100 रुपया पे। दुकानदार को 40 रुपये का फायदा हुआ, लेकिन कितना पर 60 पर, परसेंटेज बदलने के लिए 100%। 2-3 यानी 200/3% का फायदा हो गया 66.2/3%, ऑप्शन नंबर ए। यदि एक निश्चित राशि पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1760 है, तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष का आपको साधारण ब्याज दिया है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का क्या होता है बराबर होता है। तो अगर 2 वर्ष का 800 है तो पहले वर्ष का भी 800 रहा होगा और दूसरे वर्ष का भी 800। अब चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 1760, तो चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष भी तो 800 ही रहा होगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण वर्ष दोनों जो है पहले वर्ष बराबर ही होता है। दूसरे वर्ष जो आपको मिलेगा वो 800 और प्लस इस 800 पर ब्याज मिलेगा, तो 1760 में 1600 से कितना ज्यादा है, तो 160 रुपया ज्यादा है, 160 रुपया। ठीक है, तो ये आपका हो गया टोटल चक्रवृद्धि ब्याज। ये 160 आपको इस 800 पर मिलने वाला ब्याज होता है। साधारण ब्याज तो 800 800 800 चलते रहेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल 800, दूसरे साल 800 और फिर इस 800 पर ब्याज, तो इसी 800 पर ब्याज मिला है कितना 160। ठीक है, आप निकाल सकते हो कि कितना परसेंटेज ब्याज मिला है, तो 160 ब्याज मिला है कितना पर 800 पर, गुना 100%, तो ये 0 से 0 खत्म, 8 दूना 16, 20% का ब्याज मिला है। ठीक है, तो ब्याज का अगर रेट पूछता आपसे कि दर बताइए, ठीक है, ब्याज का अगर आपसे दर पूछता तो वो दर कितना हो जाता 20% हो जाता। आपसे पूछा गया है तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो तीसरे वर्ष फिर 800 मिलेगा साधारण ब्याज, इस 800 पर कितना मिलेगा ब्याज 160, इस 800 पर कितना मिलेगा 160, और फिर ये जो 160 है दूसरे वर्ष वाला इस पर भी तो 20% फिर मिलेगा। बात आ रही समझ में। तीसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज में 800 तो जनरल मिला प्रिंसिपल पर, फिर जो पहला साल का 800 था उस पर 160 मिलेगा, दूसरा साल का जो 800 था उस पर 160 मिलेगा, और दूसरा साल का जो 160 है इस पर भी तो 20% का ब्याज मिलेगा, तो 160 का 20%, 10% 16, तो 20% कितना हो जाएगा 32। तो ये हो गया आपका तीसरे साल का ब्याज, 800 प्लस 160 प्लस 160 प्लस 32, यानी 320, 1120, 1120 और 32, 1120 और 32, 1152। तो तीसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 1152 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 हो तो वह किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 हो तो वह संख्या
पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ 1 है, हो सकता है, 5 है, हो सकता है, 7 है, नहीं हो सकता है, 4 है, हो सकता है। तो पूछ रहा है कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी 100% है कि किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है। एक नाव धारा के अनुकूल दिशा में 55 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर 11 घंटा में, जबकि धारा के अनुकूल दिशा में 44 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 40 किलोमीटर 12 घंटा में तय करती है शांत जल में नाव की चाल। तो अनुकूल और विपरीत दिशा, ठीक है। अनुकूल में पहला में चलता है 55 और विपरीत में चलता है 30, तो समय लगता है इसको 11 घंटा। फिर कह रहा है कि अगर अनुकूल 44 चलता है और विपरीत 40, तो समय लगता है 12 घंटा। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप जो है यहाँ से निकाल सकते हो। अच्छा, शांत जल में नाव का चाल चाहिए तो आपको दोनों दिशा में चाल चाहिए नाव का, विपरीत दिशा में भी और अनुकूल दिशा में भी, है ना। तो दोनों चाल हमें चाहिए। अब यहाँ से 30-40 को कैंसिल करिए तो अनुकूल मिल जाएगा, 55-44 को कैंसिल करिए तो विपरीत मिल जाएगा। अच्छा, दोनों का गैप जो है अगर एक बार इसमें से घटा ले तो 55 में से 44 गया 11, 30 में से 40 गया -10 और 11 में से 12 गया -1। इससे क्या फायदा होगा, इस 10 से 30 और 40 बनाना आसान होगा, या 11 से 44 और 55 बनाना आसान होगा। इसमें हम लोग क्या करें, 4 से गुना कर ले तो ये -40 होगा और इसमें जोड़ देते हैं, इसमें 4 से गुना करके इसमें जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो 11 चक 44, 44 कितना हो जाएगा 88, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, -40 और +40 कैंसिल, और ये -4 एक है ना, ये एक है। ठीक है, तो -4 और +12 कितना 8। ये किसका आ रहा है, विपरीत, ये सॉरी अनुकूल का आ रहा है, ये याद रखिएगा। विपरीत कैंसिल हो गया है, ये अनुकूल का आ गया 8। यानी 8 घंटा में कितना चल रहा है 88 किलोमीटर। तो 1 घंटा में कितना चलेगा, 1 घंटा में 88/8 यानी 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, किसमें, अनुकूल में। तो अनुकूल का चाल हो गया, अनुकूल का चाल हो गया कितना, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें विपरीत का चाहिए तो इसको कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, इसको 11 से 4 से ही गुना करके इसमें से घटा लेते हैं, इसी इक्वेशन से घटा लेते हैं। ठीक है, तो 11 चक 44 कैंसिल हो जाएगा, ये 40 और ये 40 घटा रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 80 और 4 से गुना करके ये घटाएंगे तो 16, ये हो गया 16। ये आएगा किसका, विपरीत का। तो विपरीत में हो गया 16 घंटा में 80 किलोमीटर, तो यहाँ से चाल पता हो जाएगा 80/16 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये विपरीत में आया। ठीक है, तो विपरीत में आपको पता हो गया, विपरीत में 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों चाल पता हो गया। आपसे पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ दीजिए, यानी अनुकूल और विपरीत दिशा में और विपरीत दिशा में दोनों को जोड़ कर 2 से भाग कर दीजिए। तो शांत जल में नाव की चाल कितना हो जाएगी, 11 + 5/2 यानी 16/2 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, u v x y ये सब मानने की जरूरत नहीं है, एक तरफ लिखिए अनुकूल, एक तरफ विपरीत, और दोनों बारी बारी से एक दूसरे को कैंसिल कर लीजिए, एक बार अनुकूल को एक बार विपरीत को, और वहां से आप दोनों चाल निकाल सकते हैं। ठीक है, कह रहा है ए बी और सी दैनिक मजदूरी का कुल योग 4500 है। यदि वे अपनी आय का क्रमशः 25%, 20% तथा 50% खर्च करते हैं तो इनकी बचत का अनुपात 9:8:4 है। तो बी की आय कितनी होगी। सबका जो है तीनों का कुल मजदूरी 4500 है। ए अपने आय का 25%, बी 20% और सी 50% खर्च करता है, और बचत का अनुपात इनका दिया हुआ है। तो अगर ए बी सी इसका आय हम लोग 100 लेकर चले तो ये 25 खर्च करता है, बी 20 खर्च करता है और सी 50। ये खर्चा है, तो बचत कितना हो जाएगा, इसका बचत 75%, इसका 80 और इसका 50। जबकि क्वेश्चन में बचत दिया हुआ है कितना, 9, 8 और 4। तो ये जो 75 है वो किसके बराबर है, 9 के। ये जो 80 है वो 8 के, और ये 50 जो है वो 4 के। यानी 9 जो है वो कितना का वैल्यू है, 75 का।
बचत दिया हुआ है ना, ए का बचत 9 है, इसके अकॉर्डिंग ए का बचत 75 है, यानी 9 कितना का वैल्यू 75 का। हमें क्या चाहिए, हमें आय चाहिए, मतलब 100 का वैल्यू चाहिए, तो गुना 100, ये ए का आय आ गया। इसी तरह बी का आय कितना हो जाएगा, ये बचत है इसका 8 का, जबकि यहाँ पे बचत 80 का है, तो 8 80 का वैल्यू है, हमें 100 का चाहिए। और सी का 4 है, ये कितना का वैल्यू है 50 का, हमें 100 का चाहिए, तो आय पता हो जाएगा। तो ये 100 तो सब में कॉमन में कट जाएगा। उसके बाद 8 से ये 10 बार में कट जाएगा, 5 से 15 बार में, 5 से 2 बार में, और 5 से ये 10 बार में। ठीक है, 9 3 3 9, 5 3 15, तो हम लोग 10 से गुना कर लेते हैं। नीचे 5 है, 2 है और 10 है, तो 5 2 10, कैल्शियम 10, 10 से गुना करेंगे तो ये 3 गुना 6 हो जाएगा, 10 से गुना करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, और 10 से गुना करेंगे तो ये 10 कैंसिल होकर 4, क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 था ना, ऊपर कुछ नहीं था, तो 10 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ 10 से करेंगे, 10 से 10 खत्म 4, तो हमें क्या पता हो गया, आय पता हो गया, ए बी सी के आय का रेशियो 6:5:4। अब आय दिया हुआ है टोटल, उसका जो मजदूरी का योग है वो कितना है 4500, जबकि यहाँ पे 6 5 11 और 4 15, तो 15 यूनिट आपका 4500 है, तो 1 यूनिट 15 45, यानी 300 रुपये। आपसे पूछ रहा है बी की आय, बी की आय कितना है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का 5 तिहाई 1500 रुपये। ठीक है, तो बी का इनकम क्या हो जाएगा 1500 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। 9 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर माप वाले धातु के एक ब्लॉक को पिघलाकर एक घन में ढाला जाता है, तो नए घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो जब भी एक चीज को दूसरे चीज में ढालते हैं तो आयतन नहीं बदलता है, तो घन का आयतन भुजा क्यू जो होगा वो इस ब्लॉक के आयतन के बराबर होगा, जिसका आयतन हो जाएगा 9 गुना 6 गुना 4। तो भुजा क्यू बराबर 9 मतलब 3 का स्क्वायर, ये 3 गुना 2 और ये 2 का स्क्वायर, यानी ये 3 का क्यू और ये 2 का क्यू, यानी 6 का क्यू लिख सकते हैं। तो भुजा क्यू बराबर 6 का क्यू, मतलब भुजा बराबर कितना हो गया 6। तो नए घन की भुजा कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों में कौन सा से सत्य है। पहला कह रहा है √2/3 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल नहीं। परिमेय संख्या का रूप p/q होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए, और p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। क्या √2 पूर्णांक है? नहीं, √2 तो अपने आप में अपरिमेय संख्या है, तो √2/3 परिमेय नहीं है, क्या है अपरिमेय है, तो पहला गलत हो जाएगा। ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 और p तथा q दोनों पूर्णांक है। बात सही है, ऐसी संख्या है जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां क्या कह रहा है, ऐसी संख्या देयर आर नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q where q is not 0 and p and q are both integer। तो ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिसमें कह रहा है कि q इज नॉट इक्वल टू 0 और p तथा q जो है दोनों पूर्णांक है, तो ऐसी संख्या क्यों नहीं लिख सकते। तो आपको पता है अपरिमेय संख्या जो है उसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं ना, जो अपरिमेय संख्या होती है उनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो हाँ, ऐसी संख्या है जिन्हें हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते, और वो संख्या क्या होता है अपरिमेय, तो दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है √12/√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √12 और √3 पूर्णांक नहीं है। तो हम सरलतम रूप में भी हमें देखना है कि उसको हम लोग लिख पाएंगे कि नहीं। तो √12/√3 दोनों को रूट के अंदर ले जाए तो √12/3, 3 से ये 4 बार में, तो √4 और √4 का मतलब 2, तो इसको तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। √12 और √3 का सिंपलेस्ट फॉर्म 2/1 है, जो कि परिमेय संख्या है। ठीक है, तो √12/√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √12 और √3 पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये सरलतम रूप में नहीं लिखा हुआ है ना। अगर सरलतम रूप में हम लोग लिखेंगे तो √12/√3 का मतलब 2/1,
और 2/1 में 2 भी पूर्णांक है, एक भी पूर्णांक है, तो ये एक परिमेय संख्या होगी। तो √12/√3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सिर्फ एक सही है, ऑप्शन नंबर बी केवल और केवल 2। किन्हीं दो क्रमागत समप्राकृत संख्याओं का एचसीएफ हमेशा होता है। तो दो लगातार सम संख्या का एचसीएफ निकालेंगे तो कॉमन तो 2 ही आएगा। जैसे 2 और 4 का एचसीएफ 2, 4 और 6 का 2, 6 और 8 का 2, तो 2 भी 2 लगातार संख्या सम संख्या का जो एचसीएफ होगा वो हमेशा कितना आ जाएगा, वो हमेशा 2 ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। एक मोबाइल फोन 20,999 में बेचा जाता है, जिसमें 15% बिक्री कर भी शामिल है। बिक्री कर के बिना मोबाइल फोन की मूल कीमत क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए मूल कीमत 100 था, तो बिक्री कर लेकर 115 हो जाएगा, बिक्री कर लेकर 115, तो 115 यूनिट का वैल्यू आपको दिया हुआ है 20,999। कितना से कटेगा, 23 से कट जाएगा क्या, 23 से 5 बार में 23 नमा 260, 2 23 एकम 23 और 23 के 69, तो 5 का वैल्यू आ गया 913। आपको 100 का वैल्यू चाहिए तो 20 से गुना कर देते हैं, 913 गुना 20, 06292 18, 18,260। बिना करके, बिना बिक्री करके जो फोन का कीमत था वो 18,260 रुपये था, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये टोटल 30 क्वेश्चन थे आपके बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का जो मेंस का एग्जाम हुआ था, उसमें 300 क्वेश्चन का मैंने पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन कराया है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया हो। तो समझ में आया तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। इस चैनल से आपको आने वाले सभी एग्जाम के लिए मैथ के सेक्शन में निश्चित है कि कंटेंट मिलेंगे जो आपके फायदे के लिए रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।